हेलो एवरीवन, मेरा नाम है। सबका बहुत ज्यादा स्वागत है हमारे चैनल पर। एक बार फिर से सबसे पहले तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर किया करें। आज की वीडियो लेकर आए, इसमें हम देखने वाले हैं कि पीएम मोदी आपकी अदालत पार्ट 3 देखने वाले हैं। पार्ट 2 अपलोड, दो अपलोड पार्ट्स जो थे ना वो हमने पहले अपलोड कर दिए, आज इसका लास्ट पार्ट है। प्लीज इस वीडियो का अंत तक देखिएगा, चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। देखते हैं आज की वीडियो। बना दिए 500 पे तिलचा लगा हमारे। और क्या भाई, माता मोदी है, मोदी रहेगा जब तक मेरी जिंदगी। और क्या, ऐसी सरकार तो आई थी जैसी सरकार है भाई। एक तो मैं इन माताओं का बहुत आभारी हूं कि वो ऐसा खुल करके आशीर्वाद दे रही हैं। लेकिन मीडिया जगत के लोग जरा एनालिसिस करें कि बड़े बड़े नेता भी इतनी बारीकी से, इतनी स्पष्टता से नहीं बोलते हैं जितना एक अनुभव किया हुआ व्यक्ति बोल रहा है। मतलब ये सच्चाई बोल रही है, ये शब्द का श्रृंगार नहीं है, ये भीतर से निकला हुआ एक आशीर्वाद का पत्र है जी। और यही मेरी ताकत है। और मेरी सरकार की अगर कोई विशेषता है तो यही है लास्ट माइल डिलीवरी। आखिरी व्यक्ति तक जो योजना है वो पहुंचनी चाहिए। और मुझे खुशी है, ये जब मैं सुनता हूं मुझे खुशी है कि मैं इस काम को कर पाया हूं। और मैं इसीलिए, और मैं दोनों, अगर ये मां आशीर्वाद दे रही तो वो भी काम इतनी ही लगन से करता हूं, और चंद्रयान जाता है तो वो भी काम उतनी ही लगन से करता हूं। मैं सभी सर्वांगीण विकास के पक्ष में हूं और मैं कोशिश करता हूं, लेकिन माताओं का आशीर्वाद मुझे हमेशा रहा है, ये मेरा सौभाग्य है। मोदी जी हमेशा कहते हैं कि ये जो पैसा इन लोगों तक डायरेक्ट पहुंचता है वो डिजिटल है, इसलिए पहुंचता है। एस जयशंकर आपकी अदालत में आए, उन्होंने बड़ा इंटरेस्ट किस्सा बताया। उन्होंने कहा जब वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट दिखाना था, वो अमेरिका में थे, अपने बेटे को मिलने गए थे, तो रेस्टोरेंट में जाने लगे तो उन्होंने अपने मोबाइल से दिखाया और बेटे ने जेब से मुड़ा तोड़ा कागज निकाला। तो उनको लगा कि हाँ ये भारत है और ये अमेरिका है। ये समाचार सुनकर के आनंद होता है, लेकिन पार्लियामेंट में, देश के सुप्रीम कोर्ट में जिनकी धाक चलती है, ऐसे व्यक्ति जो कभी देश के वित्त मंत्री रहे लंबे अरसे तक, वे पार्लियामेंट में इस युग में ये कहे कि देश में मोबाइल कौन जानता है, इंटरनेट कौन जानता है, ये फिनटेक का तो क्या लेना देना है। और ये बहुत पुरानी बात नहीं कर रहा हूं मैं, कुछ ही वर्षों पहले की बात कर रहा हूं। और दूसरी तरफ मेरा देश डिजिटल इंडिया के दूसरी है। G20 समूह में मैंने देखा, दुनिया का हर देश मुझे पूछता था कि इतना बड़ी रिवॉल्यूशन आई कैसे। और जब लोग आज भी विदेश से मेहमान आते हैं तो उनकी एम्बेसी उनको किसी रेडी पटरी वाले के यहाँ ले जाते हैं और दिखाते हैं कि देखो ये ऑनलाइन पैसे लेगा, बोले ऑनलाइन लेगा, लैंग्वेज नहीं जानता है तो भी। और इसलिए हमारे देश में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, कोविड के समय दुनिया के कई देशों ने, समृद्ध देशों ने अपने नागरिकों को पैसे देने की योजना बनाई है, लेकिन दे नहीं पाई, उनके पास मैकेनिज्म ही नहीं था। आज मैं जब किसान सम्मान निधि देता हूं ना, 2000 रुपये साल में 3 बार, मुझे 30 सेकंड लगता है 11 करोड़ के खाते में पैसा जमा हो। 30 सेकंड, क्या बात है। हमने, मेरे लिए टेक्नोलॉजी, जैसे मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ता हूं तो एक तो ये जो एजेंसियां वो अपना काम करती है, लेकिन मैं भी टेक्नोलॉजी के माध्यम से ट्रांसपेरेंसी लाने का काम करता हूं। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हमने करीब करीब 38 लाख करोड़ डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किया है 10 साल में। राजीव गांधी कहते थे कि 1 रुपया दिल्ली से निकलता है तो 15 पैसा पहुंचता है। अब वो कौन सा पंजा ये 85 पैसे मार लेता था, क्योंकि उस समय तो पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक उन्हीं की सरकार थी। अब पंजे के हाथ में झाड़ू भी है, तो पहले पंजा 85 पैसे मारता था, 95 पैसे मारेगा। तो जब सफाई की सुविधा बढ़ गई उनकी, अब इसलिए आप देखिए
उस हिसाब से मैं देखूं तो 38 लाख करोड़ रुपीस अगर उस जमाने की पद्धति से चलता तो करीब करीब 28 लाख करोड़ रुपया किसी पंजे ने मार लिया होता। पंजे में। अब ये पैसा सीधा जाता है, उसके खाते में जाता है, तब जाकर के आवाज निकलती है। ये जो दिल की आवाज है ना, उसके कान निकलती है। अब उसको लगता है कि दिल्ली में उसका बेटा बैठा, उसका असर। देखिए, सरकारें तो पहले भी रही, ब्यूरोक्रेसी भी यही थी, सिस्टम भी यही थे, तो आपने ऐसा क्या बदल दिया कि अब ये सीधा पैसा जाता है, ये बूढ़ी माता इस तरह की बात कहती हैं? एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे देश में अब तक जो प्रधानमंत्री बने हैं वो ज़्यादातर केंद्र की ही राजनीति का हिस्सा रहे हैं। बहुत कम प्रधानमंत्री हैं जो राज्य में काम कर के आए हैं, और जो आए हैं वो भी बहुत कम समय के लिए उनको अवसर मिला है। मैं देश का पहला ऐसा प्रधानमंत्री बना जिसको लंबे अरसे तक, लॉन्गेस्ट टेन्योर है मेरे स्टेट का, और एक अच्छे राज्य का लंबे अरसे तक मुख्यमंत्री रह करके आया, और वो भी एक ऐसा मुख्यमंत्री जो काम करने वाला मुख्यमंत्री, यानी फाइलें खाली देखने वाला नहीं, बदलाव की विजन के साथ काम करने वाला। तो मेरे पास वो अनुभव है। तो एक तो उस अनुभव, और जैसे मैंने एक छोटा सा काम किया, शायद मैं पहली बार मीडिया के सामने बात बताता हूँ। मैं जब थोड़ा लंबा समय जाएगा तो जी बिल्कुल, आपके दर्शक बाद में तंग आ जाएंगे। नहीं, ये तो देखिए, आप ये बताइए, तंग आ नहीं जाएंगे। मैं दो अनुभव सुनाना चाहता हूँ, इससे आपको पता चले कि काम कैसे होता है और कैसे करना चाहिए। मैं अचानक मुझे मुख्यमंत्री बनना पड़ा था 7 अक्टूबर को 2001 को। मैं कभी एमएलए नहीं बना, मैंने कभी पुलिस थाना नहीं देखा था, मुझे कुछ ये सरकार वर्कार कुछ समझ ही नहीं थी। इट्स अ फैक्ट ऑफ माई लाइफ। अचानक मुख्यमंत्री बना तो भूकंप था वहाँ, तो भूकंप के कुछ महीनों के बाद मुझे काम मिला। तो मैं सफर लेने के तुरंत बाद भूकंपग्रस्त इलाके में चला गया, क्योंकि उस शताब्दी का दुनिया का एक बड़ा भूकंप माना जाता है। तो मैं देखा कि लोग को 7-8 महीने हो चुके थे भूकंप को, शिकायतें कर रहे थे, स्थितियाँ भी मुझे कोई नज़र नहीं आई बदलती। तो मैं देखा कि भी मैं वापस आया, मैंने मेरे अफसरों की मीटिंग ली, फिर मैंने उनको पूछा कि भाई कैसे हैं, क्या है, आगे कैसे करेंगे भूकंप का। तो उन्होंने मुझे बताया सारा कि भाई मार्च महीने तक ये होगा, मार्च महीने तक ये होगा, मार्च महीने तक ये होगा। मैंने कहा तुम्हारे दिमाग में ये जो फाइनेंशियल ईयर घुस गया है, देश उससे नहीं चलता है। मुझे पहली लड़ाई मेरी हुई। मैंने कहा तुम दिमाग में से फाइनेंशियल निकाल दीजिए, मार्च महीना निकाल दीजिए। 26 जनवरी जब 1 साल होगा, दुनिया भर का मीडिया कुछ कच्छ-भुज में आएगा, उस दिन वो ये देखेगा, तब उसको ये तुम बॉल लेके मत खड़े रहना कि मार्च तक का हमारा योजना है। मुझे बताओ तुम दिसंबर एंड तक क्या करोगे, सारा प्रोग्राम प्रीपोन करो। तो अफसरों को लगा यार आदमी को कुछ समझ है। फिर मैंने कहा कोई शायद 43 ब्लॉक्स ऐसे थे जो भूकंपग्रस्त थे, तो मैंने अफसरों को कहा सभी सचिव एक एक ब्लॉक में जाएगा, फ्राइडे सैटरडे संडे वो वहीं रहेगा भूकंपग्रस्त इलाके में। मंडे को शाम को मैं मीटिंग लूंगा रिव्यू की, और जो ब्लॉक में आप जाएंगे आप ये मान के चलिए कि आप उस ब्लॉक के चीफ मिनिस्टर हैं, आप ही चीफ मिनिस्टर हैं, करके आओ। मैंने कहा अब ये गए, वापिस आए, मैंने मीटिंग ली। बोले साहब ये तो हो ही नहीं सकता। मैंने कहा क्यों? ये बोले हमारा नियम ऐसा है। मैंने कहा नियम किसने बनाया? बोले हमने बनाया। क्यों? एयर कंडीशन का करके बनाया था। जमीन पे जाकर के आया, उनको पता चला सरकार के बने हुए नियम ही जनता के खिलाफ थे। मैंने कहा ना आप ब्लॉक के सीएम हैं, मुझे बता के आप कैसा सीएम मेरा काम करता है बताओ। उन्होंने फिर सारे नियम बदले, रेगुलेशंस बदले, और उनको लगा कि प्रैक्टिकल होना पड़ेगा, और सचमुच में दिसंबर एंड तक इतना बढ़िया काम हो गया
और मैंने जनवरी में आकर के दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। मैंने दिल्ली में दुनिया के सभी एम्बेसीज को बुलाया था, क्योंकि सभी देशों ने मदद की थी गुजरात को। और मैंने देखा कि 22 जनवरी से दुनिया भर का मीडिया वहां पहुंचा हुआ था। और आप मीडिया देख लेना, सिवाय तारीफ कुछ नहीं है उसमें, सिवाय तारीफ कुछ नहीं है। तो गवर्नेंस को कैसे, वही ब्यूरोक्रेसी, वही नियम, वही सर। फिर मैंने यहां आया तो क्या काम किया वो दूसरा बताता हूं। मैंने सारे सचिवों की मीटिंग की। ये सब बड़े बड़े लोग हैं, मेरे जैसे तो सैकड़ों नेताओं को देख चुके हैं। कई लोग तो ऐसे जो 2-2, 4-4 प्रधानमंत्री देख चुके हैं। तो उनके लिए तो ये सब चना ममरा होता है, ये हकीकत है। तो मैंने मीटिंग की। मैंने कहा भाई ये काम करना है। आप लोग जब मसूरी से निकले होंगे, पहली पोस्टिंग जो आपकी हुई होगी आईएएस का, घर में बड़ी आईएएस बढ़ गया वगैरह, मगर पहली जहां नौकरी की थी, जो छोटा सा एरिया रहा होगा जहां आपको भेजा गया होगा, मैंने कहा कि आप वहां वापस जाइए, उसी गांव में जाइए, हो सके तो पूरे परिवार को लेके जाइए। और उस समय कहाँ रहते थे, दफ्तर कैसा था, उस समय गांव कैसा था, ये सारा अपने परिवार को दिखाइए, खर्चा सरकार करेगी। और आकर के मुझे बताइए कि आप वहां से यहां पहुंच गए, जिस गांव को आप छोड़ के आए था वो कहां? मुझे कोई क्लास नहीं लेना पड़ा, सबने आकर के कहा कि साहब हमारी आंखें खुल गई। हम 30 साल पहले जहां गए थे वहां तो वैसा का वैसा हालत है, हमारी जिंदगी तो बदल गई, हमारे बच्चे तो दुनिया में पहुंच गए, वो वही है। मैंने कहा किसने बनाई नीतियां? तो मैं उनको रियलाइज करवाता हूं, मैं उनको मोटिवेट करता हूं। इसलिए सरकार वही, दफ्तर वही, फाइल वही, कानून वही, नियम वही, लेकिन अगर थोड़ा तरीका बदल दें तो स्थितियां बदली जा सकती है, और वो मैं बदल रहा हूं। क्या बात है। मेरा पहला अनुभव दिल्ली में ब्यूरोक्रेसी को तब आया जब मैं प्रधानमंत्री जनधन स्कीम लेकर के आया। और मैंने तय किया कि भाई बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ था, गरीबों के लिए बैंक के दरवाजे खोलने के लिए। इंदिरा जी के भाषण सुन लीजिए आप। और सारी बैंकों को उन्होंने रातों रात जब्त कर लिया था। मैंने यहां देखा कि 50% इस देश के लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने बैंक का दरवाजा ही देखा नहीं है। अब वो कौन है? SC ST OBC वही समाज है। मैंने कहा हर एक का मुझे बैंक अकाउंट खोलना है। तो सब बैंक वालों ने कहा साहब कुछ तो उन्होंने पूंजी डाली। मैंने कहा उनके पास एक पैसा नहीं है, बिना पूंजी डालना है। तो फिर बोले क्या स्टेशनरी का खर्चा होगा? मैंने कहा स्टेशनरी का खर्चा हम सरकारी बजट से देंगे, लेकिन मुझे खाते खोलने। लेकिन बोले साहब हम घोषणा कर देते हैं जो भी आएगा, जो आएगा नहीं, ढूंढना है, इसका खाता नहीं खोला उसके घर जाना है, ढूंढ के लाओ। खैर मैंने सब बताया। हमारे अरुण जेटली जी फाइनेंस मिनिस्टर थे, अब वो यहीं से पले बड़े थे, आप ही के बीच में, तो उनकी दुनिया तो अलग ही थी। तो उन्होंने कहा मोदी जी सब नीचे तक। मैंने कहा ऐसे नहीं भाई, मैं हर हफ्ते पूछ मीटिंग लूंगा। और मैंने कहा आपको भी बैठना होगा। तो करीब 30-40 अफसरों को हर हफ्ते में बुलाता, तो बताओ भाई आज कितने अकाउंट खुले, कौन सी बैंक का कितना पा। अरे बोले साहब प्राइम मिनिस्टर ही कैसे करता है? मतलब ये प्राइम मिनिस्टर ऐसा ही है। और पहली बार भारत सरकार के अधिकारियों को पता चला कि काम करने वाली सरकार का मतलब ये होता है। और फिर मैंने बैंक के लोगों से बातें की। मैं एक एक ब्रांच को फोन करता था जी कि भाई बताओ तुम्हारे यहाँ काम क्यों ढीला है। कोई अच्छा करता तो उसको फोन करता, यार तुमने बड़ी मेहनत की, तुम्हारे इलाके के तो सारे बैंक अकाउंट खुल गए, कैसे किया? तो मैं करीब 3 महीने उसमें लगा रहा। और आज मुझे गर्व है कि मेरे देश के हर गरीब का बैंक में अकाउंट है। और उसके कारण ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हुआ है जी। अगर वो न होता, अच्छा जब मैं पहले खाते खुलवाता था लोगों को लगता था यार मोदी जी के दिमाग में किसी ने भर दिया है। उनको मालूम नहीं है कि मोदी की डिजाइन बहुत लंबी होती है। उस समय सिर्फ खाते खोलता था, मैं आज उसकी जिंदगी बदल रहा हूं उसके माध्यम से। और आज लाखों करोड़ रुपया बैंकों के उनके नाम पे जमा है जी, जो कभी बेचारे घर में अनाज के अंदर छुपा करके रखते थे पैसे। और कभी पति की आदत, ये दिल्ली जैसी सरकार हो, किसी को शराब पिलाने की आदत डाल दी हो, तो वहां से वो
पैसे भी मार लेता था। तो मैंने कईयों की जिंदगी बचाई है जी। उन्होंने तो अच्छा किया था, एक के साथ एक बोतल फ्री। इसका कारण है कि उनको हर बोतल पे पैसा कमीशन मिलता है। भ्रष्टाचार उनका बोतल पे है और इसलिए वो फ्री देने में कमीशन उनका तो पक्का है। वो ये कहते हैं कि बाकी जगह तो नोटों की गड्डियां मिलती हैं, मेरे यहाँ एक चवन्नी भी नहीं मिली। ऐसा है कि वो अफसर रहे हुए, इसको मालूम है कि सरकार किस प्रकार से करते हैं उन चीजों की, वो तो घेराबंदी कर ही लेंगे। जो अनुभवी चोर रहता है ना, उसको बड़ी सुविधा रहती है कि जो सरकार में रहा हुआ अफसर होगा उसको मालूम होगा ईडी ऐसे जाएगी, सीबीआई ऐसे जाएगी, पर इतनी चीजों को चौक चौकन कर लीजिए फिर प्रॉब्लम नहीं होगा। ये सोच के रखता है जी। जैसे आप लोग हैं इतने सालों, कोई भी पॉलिटिकल लीडर आएगा तो आप आराम से तय कर सकते हैं कि ऐसा करेगा। हम सवाल पूछ रहे हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, आपका ये जोश बरकरार रहे, ये सवालात और जवाब का सिलसिला जारी रहेगा। बैक हमारे साथ हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हम उनसे पूछ रहे हैं सवाल उनके 5 साल के काम का। जनता में से 2-3 सवाल हमारे पास में है। सुधीर सेठ का एक सवाल है। सुधीर सेठ, मेरा सवाल है, जो आपके परिवार के सदस्य एनआरआई बाहर रह रहे हैं, उनका बार बार हमें पूछना होता है कि इतनी ज्यादा इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल किया इंडिया ने पोस्ट कोविड और इतनी वॉर्स के बाद भी। वो कह रहे हैं कि जो दूसरे मुल्क हैं वहां जो लोग रहते हैं वो इनको कहते हैं कि भाई हमारे यहां तो इतनी महंगाई है, यूरोप में, अमेरिका में, ये मोदी जी ने कैसे कंट्रोल करके रखा है? ऐसा है कि मैं जब कोविड के समय मैं बहुत लोगों को मिलता था, कोविड के समय वीडियो कॉन्फ्रेंस से बात करता था, तो दुनिया भर के मैं नोबेल प्राइज विनर वगैरह ऐसे ऐसे लोगों से भी मैं पूछता था भाई स्थितियों में क्या लगता है आपको। और मुझे, और यहाँ आपने देखा होगा जो लोग आज उद्योगपतियों को गाली देते हैं, उन लोगों ने कोविड के समय बयान है कि आप उद्योगों को पैसे दो, उनके बयान है। उनके थियरी ये था कि नोट छापो और नोट बांटो वरना देश बचेगा नहीं। अब ये एकेडमिक वर्ल्ड के ये इकोनॉमिस्ट लोग थे, नोबेल प्राइज विनर लोग भी मुझे आकर के भी मिलते थे। मैंने कहा मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा, मैं न नोटें छापूंगा न मैं नोटें बांटूंगा। ये एक निर्णय मैं करी, दूरी दुनिया में शायद मैं अकेला इंसान हूं जिसने इतना बड़ा कठोर निर्णय किया। मैंने कहा मैं बांटूंगा तो अनाज बांटूंगा, मेरे गरीब के घर का चूल्हा जलता वो भूखा नहीं रहना चाहिए, बाकी सब संभालूंगा। और फिर मैंने एमएसएमई को कहा कि बैंक से आपको क्रेडिट देने की मैं व्यवस्था करता हूं, आप बैंक से क्रेडिट लीजिए और अपनी ताकत बताइए, तो उनको मैं अवसर दूंगा। उन सारी नीतियों का क्यूमुलेटिव इफेक्ट ये हुआ कि मेरे यहाँ जो नोटों बांटने के कारण जो इन्फ्लेशन की स्थिति बनती है, मेरा देश उस चक्कर में नहीं फंसा। ये अचानक नहीं हुआ है, एक के बाद एक कदम लिए हैं जिसका परिणाम है। और इन कदमों के पीछे कोई एकेडमिक इकोनॉमिक्स मुझे काम नहीं आ सकता है। मेरा 13-14 साल का मुख्यमंत्री के नाते जो अनुभव है वो मुझे काम आया है। मैं आपको हैरानी होगी जान करके, हिंदुस्तान में शायद नेशनल लेवल पे मैं अकेला एक ऐसा लीडर हूं, शायद, मैं शायद कह रहा हूं, जिसने इस देश के कम से कम 90% डिस्ट्रिक्ट्स में रात्रि मुकाम किया है। ओह, क्या बात है, जबरदस्त। इस देश के 90% डिस्ट्रिक्ट में रात्रि मुकाम किया हुआ मैं इंसान हूं, दरी पर सोकर के निकला हुआ इंसान। जबरदस्त। और इसलिए मुझे जमीनी चीजों की समझ है और यहां मेरे पास इंफॉर्मेशन के रिसोर्सेज है। इन सबको जब मिलाकर के मैं निकालता हूं उसमें से एक पॉलिसी बनती है और उसका परिणाम है कि आज इंदिरा जी के समय सबसे ज्यादा इन्फ्लेशन था हमारे देश में, मनमोहन सिंह के समय आज से भी ज्यादा इन्फ्लेशन था। इतना ही नहीं, अगर लाल किले से पंडित नेहरू का एक भाषण आप यूट्यूब पर जाएंगे, मैं चाहूंगा कि ये गूगल गुरु वाले जितने विद्यार्थी हैं वो जरा यूट्यूब पर जाकर के देखें। पंडित नेहरू का लाल किले का भाषण है।
और लाल किले के भाषण पे वैसे आप इंदिरा जी का भाषण सुनिए, नेहरू जी का सुनिए, राजीव गांधी जी का सुनिए, मनमोहन सिंह जी का सुनिए, इन सब के भाषण में एक चीज कॉमन है, एक गरीबी हटाओ, दूसरा महंगाई, इन सब के भाषण में है, लाल किले से। और कारण क्या दिया नेहरू जी ने? नेहरू जी ने कारण ये दिया कि महंगाई बहुत है, मैं जानता हूं आपको तकलीफ होती होगी, लेकिन आपको पता है नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया में लड़ाई चल रही है, उसके कारण हमें जरा महंगाई का मार झेलना पड़ रहा है। ये उस समय उनका भाषण। तब दुनिया का ग्लोबलाइजेशन का माहौल कहीं नहीं था। नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया की लड़ाई से भारत का कोई लेना देना नहीं था। उसके बाद भी भारत की महंगाई के लिए उन्होंने ठिकरा फोड़ा था नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया की लड़ाई में। नेहरू जी का भाषण अवेलेबल है, ये मैं ऐसे नहीं बोल रहा। अभी तो जो लड़ाइयां चल रही हैं उसमें फूड, फर्टिलाइजर एंड फ्यूल तीनों पर सीधा इंपैक्ट है। इसके बावजूद भी आज दुनिया में यूरिया की बोरी 3000 रुपये में बिकती है, मेरे देश के किसान को 300 रुपये से भी कम में मिलती है। वाह वाह, क्या बात है। तो हमने हर चीजों महंगाई को तो उस बहुत प्रकार ज्यादा होती से है। सिस्टमैटिक कंट्रोल किया हुआ है। उसका परिणाम यह है कि देश में ब्लैक मार्केटिंग भी नहीं चल रहा है, देश में स्कैरसिटी की भी समस्या नहीं आ रही है, ठीक ढंग से चला पाए हैं। ये लोग इतनी गालियां दे रहे हैं, लेकिन चिपकती क्यों नहीं है? चिपकती इसलिए नहीं कि ये पुराने डायलॉग लेके घूम रहे हैं जी। अब आप पुराने डायलॉग से नई फिल्म बनाओगे तो नहीं चलेगी जी, सही बात। बेकार में मेहनत कर रहे हैं। आज हमारे साथ हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आपका जोश बरकरार रहे, हम लौटेंगे थोड़ी देर बैक। आज हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनके 5 साल के काम का हिसाब किताब मांग रहे हैं। हम फाइनल राउंड में हैं, बस 2-3 मिनट में। एक सवाल राजेंद्र टिकिया का है। हिंदुस्तान की राजनीति जो अभी तक देखी है उसमें सोनिया गांधी जी जो कर रही हैं वो राहुल गांधी जी के लिए कर रहे हैं, लालू प्रसाद यादव जो कर रहे हैं वो तेजस्वी यादव के लिए कर रहे हैं, ऐसे ही शरद पवार, ममता बनर्जी, ये सब नेता अपने परिवार, अपने बच्चों के भविष्य के लिए कर रहे हैं। आप जितनी अथाह मेहनत, आपकी मेहनत के मुरीद तो आपके विरोधी भी हैं। हम सब ये आपसे जानना चाहते हैं कि आपके आगे पीछे तो कोई भी नहीं है, फिर आप इतनी मेहनत किसके लिए कर रहे हैं? देखिए, मुझे लगता है कि हर कोई राजनीति में, अभी जितने दलों के आपने नाम दिए, ये दल ऐसे हैं जिनमें 3 विशेषताएं कॉमन है ये इंडिया अलायंस में, और उनको जोड़ने का कारण भी है। ये सभी गौर सांप्रदायिक हैं, गौर जातिवादी हैं और गौर परिवारवादी हैं। अब ये हिंदुस्तान में हर किसी के मन में सवाल उठता है, कुछ लोग अलग तरीके की बुद्धि, इतनी एनर्जी लाते कहाँ से, ऐसे पूछते हैं। कुछ लोग कहते हैं इतनी मेहनत काहे कर रहे हो, क्यों मर रहे हो यार, 10 साल हो गए। मुझे एक नेता मिलने आए थे एक बार, बहुत बड़े लीडर, पहली टर्म में मेरे आखिरी 5वां साल था। बोले मोदी जी अब प्रधानमंत्री बन गए, इससे आगे क्या होता है दुनिया में, इतनी मेहनत क्यों करते हो, ऐसा मुझे कहा था। क्योंकि उनके एक ही प्रकार की सोच में से देश की राजनीति चली है। मैं समझता हूं कि सब लोग काम कर रहे हैं, मैं भी काम कर रहा हूं। वे भी अपनी आवश्यकता के अनुसार मेहनत करते हैं, मैं भी अपनी आवश्यकता के अनुसार मेहनत करता हूं। वे भी अपने परिवार के लिए करते हैं, मैं भी अपने परिवार के लिए करता हूं। उनके परिवार में 5-6 लोग हैं, तो उनको 5-6 लोगों के लिए मेहनत करनी होती है, तो उतने घंटे में चल जाता है। मेरे परिवार में 140 करोड़ है, जबरदस्त, क्या बात है। तो मुझे ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। अगर मेरे परिवार में भी 5-6 होते तो मुझे भी कुछ नहीं करना, इधर से 2-4 इंटरव्यू दे देता, रजत शर्मा को चाय पिला देता, मेरी गाड़ी चल जाती। लेकिन मैं 140 करोड़ मेरे परिवारजन के लिए जीता हूं, और इसलिए मेहनत भी करता हूं। उनकी जिंदगी, उनके सपने, और मैं कहता हूं आपके सपने, ये मेरा संकल्प है,
और मेरा पल पल आपके लिए है, मेरा पल पल देश के लिए है। और इसलिए मैं कहता हूं कि 24/7 फॉर 2047। मोदी जी, एक क्योंकि चुनाव का वक्त है, तरह तरह के प्रेडिक्शन और दावे किए जा रहे हैं, क्या क्या दावे कर रहे हैं लोग, वो एक बार मैं दिखा देता हूं। ये मेरा फाइनल सवाल होगा। चुनाव ज्यादा से ज्यादा स्टेट्स में खत्म हो गया है। पिछले 4 फेजेस के परिणाम साफ है और नरेंद्र मोदी जी चुनाव हार रहे हैं। आने वाला दिन में तो बोलना है कि मोदी बाबू का सरकार को एक्सपायरी डेट हो गया है। जो 74 की बातें करते थे, अब उन्हें सोचना पड़ेगा कि उनका खाता कहां खुलेगा। एक के अलावा मुझे नहीं लगता कोई खाता खोल पाएंगे। आम आदमी पार्टी के 7 सांसद भारी बहुमत से जीत रहे हैं। हमारे जितने भी सर्वे आ रहे हैं, बस इसमें एक ही प्रॉब्लम है, ये 2019 के वीडियोस हैं। आप एक काम अच्छा किया 2019 की जगह। मैं तो कहता हूं आप 2014 के निकाल दीजिए, तब भी यही डायलॉग है। 2019 के निकाल दीजिए, यही अब डायलॉग भी निकालो ये। है। और 2024 में भी वही डायलॉग चल रहे हैं। और जनता ने भी अपना मिजाज वैसा कि वैसा रखा है कि इनकी शब्दों की कोई असर उन पर नहीं है। और निराशा है तो पहले वो कहते थे कि मोदी 400 पार आंकड़ा कैसे दे सकता है, मतलब कि उसने ईवीएम में कुछ गड़बड़ किया है। अब मैं उनको पूछता हूं कि तुम आंकड़ा कहां से देते हो, तुमने वो कौन से ईवीएम को पकड़ा है बता। अब देखिए उनको, आपने देखो गंभीर से गंभीर पेशेंट आएगा ना तो भी डॉक्टर कहेगा नहीं चिंता मत करो ठीक हो जाओगे। तो उनको अपने कार्यकर्ताओं को जरा दौड़ाने के लिए, मीडिया में जगह बनाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। नहीं, अब इतना भी न कर दे भाई। अब 4 जून के बाद बेचारे परेशान हो जाएंगे। 4 जून तक तो जिंदा रहने दो। 4 जून की बात नहीं, अब आपने कहा 2047 तक, तो कह रहे हैं मोदी जी ने बड़ा लंबा प्रोग्राम बना दिया, ये तो कहीं जाने वाली नहीं 47 तक। ऐसा है कि मैं अभी भी मानता हूं कि ईश्वर ने मुझे किसी विशिष्ट काम के लिए भेजा है। परमात्मा ने मेरे लिए किसी पर्पज के लिए भेजा हुआ है, वरना मैं जिस जिंदगी से निकला हूं वहां आने का कोई लॉजिक ही नहीं बैठता है जी। कोई रास्ता नहीं जो मुझे यहां ले आए। ईश्वर ने ही इस काम के लिए मुझे कहा है, मुझे भेजा है, और मेरा मार्गदर्शन भी परमात्मा स्वयं कर रहे हैं। मुझे रास्ता भी परमात्मा स्वयं दिखा रहे हैं। परिश्रम का, पुरुषार्थ का, पराक्रम का जो जज्बा है वो भी परमात्मा स्वयं की कृपा से मिलता रहता है, और उसी को लेकर मैं करता हूं। और मुझे पक्का लगता है कि विकसित भारत 2047 तक का टारगेट ये भी ईश्वर ने ही मुझसे करवाया है, और जब तक पूरा नहीं होगा वो मुझे वापस नहीं बुलाएगा। और आज दुनिया में कहीं और जगह नहीं है मेरे लिए, यही है। क्योंकि हिंदुस्तान को दुनिया के लिए भी कुछ करने के लिए देश का, आप अगर विवेकानंद जी को पढ़ा होगा, श्री अरविंद को पढ़ा होगा, भारत सिर्फ एक देश नहीं है, भारत एक पर्पज को लेकर के देश है जो विश्व कल्याण उसके ही हाथों से होना है। मोदी जी, आपके लिए एक व्यूअर ने 4 लाइनें लिख के भेजी हैं। इन्होंने लिखा है, मैं दिया हूं, मेरी दुश्मनी तो अंधेरों से है, हवाएं खामखा मेरे खिलाफ हैं। मैं दिया हूं, मेरी दुश्मनी अंधेरों से है, हवाएं खामखा मेरे खिलाफ हैं। हवाओं से कह दो आजमा के दिखाएं, बहुत दिए बुझाए हैं, एक दिया जला के दिखाएं। मैं बहुत बड़ा आभारी हूं सबका, बहुत धन्यवाद। वीडियो तो यार देखा ही आप सबने, पीएम मोदी जी का इंटरव्यू फाइनली भाई एंड हो चुका है। लेकिन भाई उनकी बातें बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। उन्होंने जो जो काम किया उन्होंने अपने डिटेल से बताने की कोशिश की है। उन्होंने बताया कि मुझे ऐसा लगता है कि मतलब मैं एक वाहिद ऐसा, शायद उन्होंने बोला है, शायद का वर्ड यूज़ किया, कि मैं जो रात को उठ के भी अपनी जो जनता है ना उनके लिए काम करता रहा हूँ और अभी भी कर रहा हूँ। और वो उन्होंने पूछा कि आपके
मतलब परिवार में तो मतलब पहले इनकी माँ थी, लेकिन अभी में तो उनकी माँ की भी जो है ना मतलब डेथ हो चुकी है। तो अब आप किसके लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं? वो बोलते हैं लोगों के लिए तो 5-6 उनके लोग परिवार होते हैं, लेकिन मेरे लिए 140 करोड़ जो लोग है ना वो मेरा परिवार है। तो मैं उनके लिए जो है ना मेहनत कर रहा हूँ और हमेशा मेहनत करता ही रहूंगा। कैसा लगा आपको? अच्छा लगा। सही बातें करते हैं। हाँ वैसे बताते हैं। मतलब काम इनका कहते हैं ये पूरा मुल्क मेरा है। हाँ वो मैं उनका ये काम करता हूँ। सही बात है, क्योंकि एक पूरे कंट्री के समझे तो बात है ना, समझ गई। वही ना, दूसरे लोग यही बोलते रहते हैं कि भाई मोदी खत्म हो चुका है, मोदी ये मोदी वो, लेकिन मोदी जो है ना अभी उनको ना 100% जो होता है ना यकीन है कि मेरी जो अब है ना वो हुकूमत फिर से आने वाली है। क्योंकि आपको पता है एक बंदे ने जब हमें काम अच्छा किया होता है ना तो उसको पता होता है कि मैंने ये काम किया है, लोग जो है वो मेरा साथ देंगे। क्योंकि अगर आपने काम ना किया हो ना फिर आपको डाउट आ जाता है कि यार मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मैं किस मुंह से लोगों से दोबारा वोट मांगू, मैंने जो लोगों से वादे किए थे मैंने कंप्लीट ही नहीं किए। तो फिर तो वो अवाम भी बेवकूफ होगी अगर उसी बंदे को दोबारा वोट डाल देगी। वो लोग उन्हीं को वोट देंगे जिनको पता है कि भाई इस बंदे ने काम किया है, जो अपना मुंह से वर्ड्स निकाले उनको पूरा किया, कंप्लीट किया। तो वो लोग जो होते हैं ना वो उनको, अम्मी ना मोबाइल में वीडियोस वगैरह देखते रहती हैं तो वो ज्यादा बोल रहे होते हैं लोग कि हम राहुल गांधी को वोट देंगे, कभी कोई मतलब अपनी अपनी राय का इजहार कर रहे होते हैं कि हम इसको वोट देंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि 100% ही जो है वो पीएम मोदी जी की पार्टी को जो है ना वोट दे देंगे, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन उसमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो वैसी को भी सपोर्ट कर रहे हैं और जो है लोग के बड़े हाँ मतलब 2-3 पार्टियां बस जो है ना वहां पे, इतनी ज्यादा पार्टियां नहीं है तो उनको सपोर्ट वो कर रही है। राहुल गांधी की पार्टी एक ज्यादा है तो एक बीजेपी है, ये 2 पार्टियां, लेकिन उनके भी हक में बहुत ज्यादा लोग ऐसे पाए जाते हैं। मैं भी हमारे व्यूवर में से भी उनमें से काफी ज्यादा लोग होंगे, लेकिन पीएम मोदी जी का इंटरव्यू सुनकर मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा। क्योंकि वो जो है ना उन्होंने ये बड़ा अच्छा काम किया कि अम्मी अब हमारे यहाँ पे ही आप देख लें, हमारी गली में देख लें, क्या कितने ऐसे लोग होंगे जिनके बैंक अकाउंट है, बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनके पास बैंक अकाउंट होते हैं। तो उन्होंने हमें ढूंढ ढूंढ के सब लोगों के बैंक अकाउंट जो है ना वो खुलवाए ताकि लोगों को पता चले, एडवांस लोग हों कि पैसे जो है वो आप अपने बैंकों अकाउंट में रखें जाके। तो ये इससे अकाउंट से आपको पता बहुत ज्यादा आजकल फायदा होता है। आप घर बैठे बिजली का बिल पे कर सकते हो, आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो, आप मतलब काफी ज्यादा ना बैंक अकाउंट का आपको फायदा होता है। तो ये फायदे पीएम मोदी जी ने लोगों को बताए हैं, जो कि काफी ज्यादा बेहतरीन बात लगी। और आपको कौन सा पॉइंट अच्छा लगा प्लीज बताइएगा। फिर आपको मिलता है एक और नई वीडियो में। अपना ख्याल कीजिए, अल्लाह हाफिज।